नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पटवारी परीक्षा के प्रैक्टिस सेट 3 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें समान विज्ञान और हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न परीक्षा के पैटर्न के अनुसार है, परीक्षा में इसी पैटर्न में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर मीटर के तुल्य होता है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के तुल्य होता है? तो सबसे पहले नैनोमीटर को समझ लेते हैं। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली के एक लंबाई की इकाई होती है। नैनोमीटर क्या होता है? मीट्रिक प्रणाली के 1 मीटर की लंबाई होती है, जो 1 मीटर के 10 की घात 1/9 गुना होती है। अर्थात 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न में सी ऑप्शन है, 10 की घात 1/9 गुना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है और इस प्रकार ऊतक जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं और मोटे तौर पर एक ग्रंथिल ऊतक को छोड़कर सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रंथिल ऊतक। कौन सा? ग्रंथिल ऊतक। और ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है, तो ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ग्रंथिल ऊतक। ग्रंथिल ऊतक को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उपकला, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, इस तरह से 4 प्रकार से ऊतकों को बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशियों में कौन सी एक अदिश राशि है? तो सबसे पहले भौतिक राशियों को समझते हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं होती है। और इन राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़, गुणा, भाग या घटाया जा सकता है। अब यदि हम अदिश राशियों की बात करें तो यंग का मापांक, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी इत्यादि ये अदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पे तो जो है यंग का मापांक, ये क्या है? अदिश राशियाँ हैं। और यदि सदिश राशियों की बात करें तो भार, आवेग, त्वरण सदिश राशियाँ, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ये होती हैं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं, जिनको विभाज्योतिकी ऊतक भी बोला जाता है। के अंदर कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती हैं या विभाजित हो रही होती हैं, उनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो जो अणु होता है ये पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। अणु जो होता है पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अणु। लेकिन ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु जो होता है रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है। और अणु क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आरएनए एक बहुलक है, इसका पूर्ण रूप नाम क्या है? आरएनए क्या होता है? तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसकी जो रचना होती है वो डीएनए जैसे ही होती है, सिर्फ इसमें अंतर ये होता है कि थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। इनके बेस में थायमीन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। डीएनए में थायमीन होता है और इसमें यूरेसिल होता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है और में कभी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। n के बराबर होता है। n कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है? तो जो पहला इलेक्ट्रॉन कोष है वो नाभिक के निकटतम होता है और वो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं। संभारिकों में होता है। संभारिकों में क्या होता है? तो संभारिकों में जो होता है वो परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन परमाणु भार जो होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो समान होती है। भिन्न भिन्न तत्वों के वो परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। यदि उदाहरण के तौर पर समझें तो 18 आर्गन, 40
और 19 पोटेशियम 40। तो यहाँ पे देखें तो इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो समान है। तो ये समभारिक का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो समान भार संख्याएं किंतु भिन्न परमाणु संख्याएं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को पहचाने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता है, उसकी प्रबलता है, और यदि हम देसी भाषा में बोले तो शोर है, तो इस आवाज़ को किससे हम नापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। और ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसके द्वारा ध्वनि मंद और तीव्र सुनाई देती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। इसमें से ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कौन सा है? तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, ये एक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र हम बात करें तो HCl होता है। और HCl में होता क्या है? हाइड्रोजन और क्लोराइड बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो साझेदारी करके ये एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध का उदाहरण क्या हो गया? H और Cl, जो बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? यहाँ मोलरता को बोला गया है। तो मोलरता क्या होता है? मोलरता 1 विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु मोल को उसकी मोलरता के बराबर मोलरता बोलते हैं। मोलरता क्या बोलते हैं? 1 विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु या मोल। तो यदि हम मोलरता की बात करें तो विलेय के ग्राम अणु मोल, मोलरता की यदि हम बात करें तो विलेय के ग्राम अणु मोल में और विलियन का लीटर में आयतन। विलियन का आयतन किस में हो? लीटर में हो, लीटर में। तो ये क्या कहलाता है? मोलरता। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो विलेय के मोल और विलियन का मिलीलीटर में ऑप्शन, तो ये गलत हो जाता है। विलेय के मोल और विलियन का लीटर में आयतन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। विलेय के मोल और विलियन का लीटर में आयतन, ये सही हो जाता है मोलरता। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो हम कोशिका को समझ लेते हैं। कोशिका क्या होता है? ये जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जो परागम झिल्ली से घिरी होती है और इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। और यदि प्रश्न में पूछा गया है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है और इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, ये भी याद रखिएगा। कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। और इनकी एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। कौन सी पुस्तक है? माइक्रोग्राफिया। यदि पूछा जाता है कि माइक्रोग्राफिया किसकी रचित है, तो रॉबर्ट हुक की रचित है और उसमें कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूरी का सूत्र क्या है? दूरी का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, दूरी क्या होती है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, गति गुणे समय। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? गति गुणे समय। गति कर रहे पिंड में के गति के प्रारंभिक स्थान से और गति समापन स्थान के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। गति, यदि कोई पिंड गति कर रहा है तो उसका प्रारंभिक स्थान और समापन स्थान के बीच के अंतराल को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी का सूत्र क्या होता है? गति गुणे समय या वेग गुणे समय। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। तो यदि हम इस पर चर्चा करें तो सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला नाड़ी संबंधित तंत्र। और ये जो होता है ये कॉकरोच इसी संघ में आता है। कॉकरोच जो होता है इसी संघ का प्राणी है और इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इस संघ के जंतुओं के रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है नहीं पाया जाता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हिम्पोलिप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या दाब की एसआई इकाई है? तो दाब की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पे पास्कल। पास्कल दाब की एसआई इकाई है। यदि हम कैंडेला की बात करें तो कैंडेला किसकी है? ज्योति तीव्रता की, ये भी याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता की। कैंडेला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता की। यदि पारसेक की बात करें तो ये दूरी की एसआई यूनिट है। और ल्यूमेन की बात करें तो ज्योति फ्लस्क, ज्योति फ्लस्क।
ये भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद के दुर्गंध का कारण बनती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है खाद्य उत्पाद के दुर्गंध का कारण बनती है? तो जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस खाद्य उत्पादों में दुर्गंध का कारण बनती है और भोजन में वसा और तेलों के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न होने की स्थिति में इसके कारण खराब स्वाद और गंध आ जाती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑक्सीजन गैस। इसे विकृत गंधिता भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फेलिस कैटस का वैज्ञानिक नाम। फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। फेलिस कैटस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है और इसमें सूंघने और सुनने की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। नेक्स्ट देखते हैं। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? लोहे में जब जंग लगता है तो उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से वजन उसका बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लोहे में जो जंग लगता है वह आयरन ऑक्साइड होता है, जिसे जंग देसी भाषा में कहते हैं, और आयरन में ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाते हैं। इसकी वजह से इसके वजन में क्या होती है? बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक लोहे की गेंद और समान त्रिज्या को एक लकड़ी की गेंद को, एक लोहे की गेंद और समान त्रिज्या के एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा जाए तो भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों के लिए लगा समय क्या होगा? तो उन दोनों के बीच जो लगा समय होगा वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान किसी भी वस्तु के द्रव्यमान या घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी भी वस्तु के द्रव्यमान या घनत्व पर निर्भर नहीं करता। इसलिए जब निर्वात में समान त्रिज्या के लोहे और लकड़ी के गेंद को एक साथ पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा तो वह एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठीक बराबर, दोनों मतलब एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। पवन चक्की टरबाइन कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो जो पवन चक्की होती है वो गतिज ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पवन चक्की द्वारा टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और यह ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कैसा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसैकेराइड होता है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो क्या होता है? ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसैकेराइड होता है जो जानवरों, मानव और कवकों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। और यदि मनुष्यों में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से लीवर और मांसपेशियों में हाइड्रेट के रूप में होता है। किस रूप में? हाइड्रेट के रूप में संग्रहित होता है। और जबकि पौधों में बात करें तो ग्लाइकोजन स्टार्च के रूप में ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। तो ये भी याद रखिएगा। न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है जड़त्व के नियम से जाना जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो या गतिमान अवस्था में हो तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। बाह्य बल लगा के ही उसकी विरामावस्था से गतिमान अवस्था में या गतिमान अवस्था से विरामावस्था में लाया जाता है। और वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उसके जड़त्व के बराबर होती है। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या है, किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिक विकास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकास नहीं है? तो पहले तो समझ लेते हैं कि अनुवांशिक विकास है क्या। अनुवांशिक विकास जो होता है, जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग कहते हैं। और यह रोग डीएनए में गड़बड़ी के कारण होते हैं। तो यहाँ पे देखें, डाउन सिंड्रोम, वर्णांता, थैलेसीमिया, ये सारे के रोग क्या हैं? अनुवांशिक रोग हैं। जबकि जो एड्स होता है ये अनुवांशिक रोग नहीं है बल्कि विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। ये HIV वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक विकास नहीं है तो एड्स। नेक्स्ट देखते हैं। 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो सबसे पहले हम मोल को समझ लेते हैं। मोल किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। मोल क्या करता है? किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है।
और यदि मोलों की संख्या की बात करें तो ये दिया गया द्रव्यमान बटे अणुद्रव्यमान है। यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम जल, और जो जल का अणुद्रव्यमान कितना होता है, 18। तो इस तरह से इसका जो मोल की संख्या कितनी आई, 2 आ गई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं, तो 2 मोल उपस्थित होते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, दिया गया द्रव्यमान बटे अणुद्रव्यमान। नेक्स्ट देखते हैं, द्विपदीय नामकरण की पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना जो की गई थी, ये कार्ल लीनियस के कारण की गई थी। कार्ल लीनियस ने द्विपद नामकरण के आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी, और यह किसी जीव के नामकरण का ऐसा तरीका है जिसमें वंश का नाम पहले और प्रजाति का नाम बाद में आता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हम हिंदी के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन को देखें, अब हिंदी के 25 क्वेश्चन को देख रहे हैं। जो पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन किए तो अनिवर्चनी ये गलत हो जाता है, ये भी गलत है, अनिवर्चनी ये भी गलत है, अनिवर्चनी छोटी नहीं होगा, अनिवर्चनी सही वर्तनी का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो वाक्यांश दिया गया है, व्याकरण जानने वाला, इसका एक शब्द देखना है। तो व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। वैयाकरण व्याकरण जानने वाले को। और यदि चक्रपाणी की बात करें तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? चक्रपाणी। वीणापाणी की बात करें तो जिस वीणा है जिसके हाथ में, वीणापाणी। और यदि पंडित की बात करें तो वह जो किसी विद्या शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता हो तो उसे पंडित। यहाँ पे व्याकरण जानने वाला है तो वैयाकरण। नेक्स्ट देखते हैं, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद जो होता है उपसर्ग होता है, उपसर्ग जाति का अव्यय होता है, और वही पद जो होता है प्रधान होता है। यदि यथासंभव की बात करें, यदि यथासंभव को देखें तो इसमें पहला पद जो है अव्यय है और यही प्रधान पद है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट देखते हैं, जो भाव मन में केवल अल्पकाल का संचरण करके चले उसे उन्हें क्या कहा जाता है? जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 मानी गई है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या होता है? तो मन में आने वाले संचरण करने वाले भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। यह संचारी भावों की संख्या 33 है। अमर्ष भी एक संचारी भाव है। जो अमर्ष क्या है? अमर्ष एक क्या है? संचारी भाव है, जो विरोधी का उपकार करने वालों की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण होता है। यह अपने अपमान और तिरस्कार के कारण क्षोभ उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे अमर्ष क्या हो जाएगा? संचारी भाव। नेक्स्ट देखते हैं, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक क्या है? दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक क्या है? तो इस पंक्ति में वाचक सा है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द सा है, और यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार का। उपमा के 4 अवयव या अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द। और यदि वाचक शब्द की बात करें तो से, सो, सारे, सम इत्यादि इस टाइप के शब्द आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है। निम्न पंक्ति में क्या करना है? सही अलंकार का चयन करना है। तो पानी बिच मीन प्यासी, पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हाँसी। पानी बिच मीन प्यासी मतलब पानी के बीच में मछली प्यासी रह रही है। तो ये किसका उदाहरण है? तो जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार का ना होना पाया जाता है, जहाँ पे कारण के होते हुए भी पानी में रहते हुए मछली प्यासी रह रही है, तो वहाँ पे किसका कौन सा अलंकार होता है? विशेषेक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? विशेषेक्ति अलंकार। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? विशेषेक्ति अलंकार। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुने सुनी आवे हाँसी।
नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो गरल और विरल, ये विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। गरल और विरल विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, गलत युग्म है। और यदि हम कृपणदाता, कोप, कृपा, गंभीर, अगंभीर, ये सुमेलित विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? गांगे। गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? गांगे। ये भी याद रखिएगा। कुछ और शब्द हैं, इनको भी याद रखिएगा। जैसे संध्या और रात के बीच का जो समय क्या कहलाता है? गोधूली कहलाता है। संध्या और रात के बीच का समय गोधूली, संध्या। जिसके ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके तो गोचर कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके तो गोचर कहलाता है। इस तरह से बहुत सारे वाक्यांश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अब अधिकार में अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग से जुड़ा हुआ है। और उपसर्ग जो क्या होते हैं? उपसर्ग किसी शब्द विशेष के पहले जोड़कर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले जोड़कर और उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? विशेष कर देते हैं। अधिकार का जो अर्थ प्रभुत्व, कब्जा या हक होता है, जबकि अधिकार का विपरीतार्थी विलोम शब्द की बात करें तो अनाधिकार होता है। इसके यदि विलोम शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? अनाधिकार। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे देखें, रोग ज्ञात करने पर उसका क्या किया जाता है? तो रोग यदि ज्ञात हो जाता है तो उसका क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। उपाय, रोग ज्ञात होने पर क्या उपाय करेंगे? अंत, ये होगा नहीं, समाधान होगा नहीं। रोग ज्ञात करने पर उसका उपचार किया जाता है। तो क्या किया जाता है? उपचार। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। और यदि हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल को से जो विकार उत्पन्न होता है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि को 5 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। 5 संधियों को याद रखिए। 5 के किसके उदाहरण हैं? स्वर संधि के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बोलने न देना। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बोलने न देना। और मुहावरा क्या होता है? मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। और यदि हम लज्जित होने की बात करें तो ये क्या हो? इसका जो अर्थ होता है शर्मिंदा होना। अपहरण करना, इसका अर्थ क्या होगा? अगवा करना। और बोलने न देना, इसका अर्थ क्या होता है? मुंह पकड़ना। नेक्स्ट देखते हैं, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद जो होगा महाधन इंद्र। महाधन इंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र। और ये किस प्रकार का किस संधि है? तो ये गुण स्वर संधि है। किस प्रकार की? गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में क्या होता है कि इसमें छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई उ री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए या ओ या अर में बदल जाता है। यहाँ पे जो हे है वो किस में है? बड़ा हा और इंद्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वर संधि। इसका विच्छेद जो हो जाएगा महाधन इंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प मुहावरों और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? कौन सा जो अर्थ है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो 3-13 होना तय करना ये सुमेलित नहीं है। 3-13 का अर्थ होता है तितर बितर करना, तो ये सुमेलित नहीं है। पौबारा होना, अत्यधिक लाभ होना, नानी मरना, होश न रहना, 3-5 करना, हुज्जत करना, ये तीनों ही सुमेलित हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3-13 करना। और यदि इसके अर्थ की बात करें तो तितर बितर करना। नेक्स्ट देखते हैं, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो होता है ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। किसका? पंचम वर्ण का कार्य करता है।
इसमें माँ का मेल का से भा तक के किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर माँ उसी वर्ण के पंचाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि कौन सी कहलाती है? तो जिन ध्वनियों को उच्चारण जीवा के अग्रभाग स्पर्श करती है, जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय जीवा का अग्रभाग स्पर्श करती है और श्वास जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ला ध्वनि जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पार्श्विक, ला। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम सुने। तो दिए गए शब्द का विलोम क्या है? आदान। आदान का विलोम शब्द क्या हो गया? प्रदान। आदान का विलोम शब्द क्या हो गया? प्रदान। नेक्स्ट देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनते हैं, देखते हैं। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण ये तो गलत हो जाता है। आधुनिकीकरण बड़ी नी है, ये भी गलत हो जाता है। आधुनिकीकरण ये भी गलत हो जाता है। आधुनिकीकरण जो डी शब्द है ये सही शब्द है, सही वर्तनी वाला शब्द है आधुनिकीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? कौन सा शब्द जो है मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ पे मुर्गा के समानार्थी शब्द की बात करें तो ताम्रचूर्ण, अरुण शिखा और कुक्कुट ये तीनों ही मुर्गा के समानार्थी शब्द हैं। जो सिखी है ये मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। सिखी जो है ये मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। सिखी के समानार्थी शब्द कौन है? शिखायुक्त, अभिमानी, नुकीला, अहंकारी जो है ये सिखी के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा में अश्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में अश्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वरों की संख्या है वो 4 है। कितनी है? 4 है। यदि हम अश्व स्वरों की बात करें तो हिंदी भाषा में अश्व स्वरों की संख्या 4 है। और अश्व स्वर बोलते किसको हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वह स्वर जिनको सबसे कम समय लगता है उच्चारण करते समय, जिनमें कम समय लगता है वो क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर। और ये कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ये कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हैं। और ये कितने हैं? 4 हैं। और यदि दीर्घ की बात करें तो जिनमें ज़्यादा समय, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ इस इत्यादि, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। यहाँ पे ह्रस्व स्वर पूछा गया है तो कितनी संख्या है? 4। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सर से पैर तक। सर से पैर तक क्या कहलाता है? अपादमस्तक। सर से पैर तक क्या कहलाता है? अपादमस्तक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो अंतिम है इसमें से प्रत्यय का प्रयोग क्या हुआ है? तो प्रत्यय जो होता है इसमें इम शब्द, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे जुड़ता है। और ये क्या होता है? अंतिम में इम शब्द जुड़ा है। कौन सा? इम शब्द। और इसके मूल शब्द की बात करें तो अंत होगा। इसका मूल शब्द क्या होगा? अंत। और प्रत्यय क्या होगा? इम। दोनों मिलकर क्या बन गया? अंतिम। जैसे देखते हैं, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरात्मा में उपसर्ग है दुर। ये किसी शब्द के पहले जुड़ के और उपसर्ग के विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो दुरात्मा में कौन सा है? दुर। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अपने धन पर इतना डैश ठीक नहीं। अपने धन पर इतना डैश ठीक नहीं तो क्या? अभिमान, अनुमान, अवमानना, अपमान। तो यहाँ पे जो राइट शब्द है वो अभिमान है। अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं। तो यहाँ पे जो राइट शब्द होगा, उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अभिमान। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट में आज विज्ञान और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। और ये परीक्षा पैटर्न के हिसाब से रखे गए हैं, जैसे परीक्षा में पूछे जाएंगे उसी टाइप से प्रश्न रखे गए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी प्रैक्टिस सेटों के विषय में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।